गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास हम लोग स्टेप डाउन चॉपर का कॉन्सेप्ट को देख रहे थे, ठीक है। सो टुडे हम लोग देखेंगे स्टेप अप चॉपर का कॉन्सेप्ट। तो स्टेप डाउन चॉपर का ये क्या था, ये था एक्सप्रेशन V0 इक्वल टू अल्फा इंटू VS, ठीक है। सो अल्फा क्या कर रहे हैं, अल्फा को हम रेगुलेट करके V0 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट स्टेप अप चॉपर का। सो स्टेप अप चॉपर का सीधा मतलब क्या है कि हमें आउटपुट वोल्टेज को इनपुट वोल्टेज से ज्यादा लाना है, ठीक है। तो देखिए ये मैं आपको ये इधर देखिए ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग लिखा हूं, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा आपको कि स्टेप अप नाम का चॉपर ऐसा कोई सिंगल सर्किट नहीं होता है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा आपको कि क्यों सिंगल सर्किट नहीं होता है, पर फिलहाल आप इसको स्टेप अप चॉपर का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये हमारा मेन सर्किट है, मैंने क्या सप्लाई लिया, एक इंडक्टर लिया, ठीक है, स्विच लिया है और ये डायोड लिया है। यहाँ देखिए डायोड यूज किया हूं मैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, FD नहीं लिया हूं। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है। और एक छोटा सा लोड मैंने यहाँ पे एक लोड ले लिया है, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रियल में सर्किट जस्ट उल्टा होता है, ये बनता है सोर्स और ये बनता है मेरा लोड, ठीक है, रियल में। बट अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको मैं समझा रहा हूं, इसको बाद में मैं रिलेट करूंगा आपको, ठीक है, बाद में इसको मैं रिलेट करूंगा, ठीक है। तो इधर एक अभी देखिए स्विच केस 1, स्विच को ऑन करते हैं हम। तो स्विच को जैसे हम ऑन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या स्विच को ऑन करने से ये सोर्स कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, स्विच को हम ऑन करते हैं तो सोर्स इस इंडक्टर को एनर्जाइज्ड करता है, ठीक है। इस इंडक्टर को क्या कर रहा है, एनर्जाइज्ड कर रहा है। तो देखिए यही हो रहा है। या आउटपुट वोल्टेज को V0 ले लें। तो जैसे ही मैं ऑन किया स्विच को, ये प्लस ये माइनस, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज मेरा 0 हो गया, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मेरा 0 हो गया एंड करंट भी क्या है, 0 है। करंट भी क्या है, 0। करंट फ्लो नहीं कर रहे हैं, यहां से इधर से करंट जा रहा है, ठीक है। और सोर्स करंट क्या है, IS, क्योंकि लोड अभी ये L एनर्जाइज्ड हो रहा है ना, इसलिए करंट इंक्रीज कर रहा है I1 से लेकर I2 तक। और एक इसका ये जो स्लोप मैं बनाया, IS बनाया, इसका स्लोप किस पे डिपेंड करता है, L के वैल्यू पर। L जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा, धीरे धीरे अटेंड करेगा, धीरे धीरे सैचुरेट होने की कोशिश करेगा। L जितना कम होगा उतना जल्दी ये ड्यूरेशन उतना कम हो जाएगा। ये जो टी ऑन टाइम का ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा कैसे, L की वैल्यू बढ़ने से। और टी ऑन टाइम का ड्यूरेशन घटेगा कैसे, L की वैल्यू कम होने से, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये डायोड है, सो यहाँ से फ्री व्हील हो रहा है और ये इंडक्टर एनर्जाइज्ड हो रहा है। इसी चीज को मैं यहाँ पे फॉर्म से समझाया है आपका। ये सोर्स है मेरा कांस्टेंट, सोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सोर्स मेरा कांस्टेंट रहेगा। करंट जो IS करंट है वो मेरा इंक्रीज होगा, IS करंट है, सोर्स करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, जो यहां से दिख रहा है आउटपुट वोल्टेज 0, और मेरा आउटपुट करंट भी 0 बिकॉज करंट इधर से आ रहा है, ठीक है। नाउ स्विच को हम ऑफ करते हैं। जैसे स्विच को ऑफ करेंगे क्या होगा, जैसे स्विच ऑफ हुआ इधर, मतलब ऑफ हुआ मतलब एक सर्किट ऑफ हो गया। ऑफ होने से क्या होगा कि ये जो लोड L जो जितना एनर्जी स्टोर किया वो क्या करेगा, लोड को देगा। यही कॉन्सेप्ट है। स्विच को ऑन करते हैं तो एनर्जाइज्ड होता है, स्विच को ऑफ करते हैं तो L पार्ट जितना एनर्जी रखा है, स्टोर हुआ, वो लोड को वापस कर देगा, ठीक है। इसी चीज को यहां से मैं दिखाया हूं। देखिए ये पहले ये क्या था, ये प्लस था क्योंकि एनर्जाइज्ड हो रहा था L पार्ट इंडक्टर। अभी क्या हो रहा है, ये डी एनर्जाइज्ड हो रहा है, इस पाथ को आ रहा है, ठीक है। सो इसको वेवफॉर्म से देख सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, इक्वल टू VS, सॉरी आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये जो आउटपुट वोल्टेज है यस इक्वल टू VS। देखिए आउटपुट वोल्टेज
सॉरी Vs के नहीं, आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा, दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू VL प्लस Vs, है ना। दिस आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू व्हाट, VL प्लस Vs, यही होगा ना। देखिए इसमें KVL लॉ लगाइए इस सर्किट में, ठीक है। सो V0 विल बी इक्वल टू VL, इसको VL ले देते हैं, प्लस Vs, ठीक है। सो ये मेरा वेव फॉर्म बन गया, आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू VL माइनस VL प्लस Vs। एंड फिर यहाँ पर हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 0, ठीक है, करंट भी 0। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में, सर्किट को देखिए आराम से समझ में आएगा। I0 क्या है, करंट अक्रॉस द लोड है, ठीक है। हाँ ये चीजें आप लोग एक चीजें बोल सकते हैं कि ये जो सर ये अचानक सा 0 क्यों आ जा रहा है, अचानक से यहाँ भी तो इंडक्टिव पार्ट हो सकता है। हाँ ठीक है, वो हो सकता है, पर मैंने आपको बताया ना कि अभी ये मान के चलिए कि लोड का इंडक्टिव पार्ट काफी, और ये लोड एक्चुअली में सोर्स रहता है, ठीक है, इसीलिए सोर्स का आपको पता है ना इम्पीडेंस काफी कम रहता है, इसीलिए मैं यहां से ले लिया है, ठीक है। एक्चुअली में ये लोड क्या एक्चुअली में सोर्स रहता है, ठीक है, तो सोर्स का इम्पीडेंस काफी कम रहता है, ठीक है ना। आपको पता है आइडियल सोर्स का इम्पीडेंस 0 होता है, बट 0 तो हो नहीं सकता है ना, मतलब रियल में 0 नहीं होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, इसीलिए मैं यहाँ पे करंट को 0 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर। थोड़ी देर के लिए मान के चल सकते हैं ना कि ये लोड जो है ना प्योरली रेजिस्टिव है, थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, बाद में आपको इस चीज को समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं होना चाहिए। एल अचानक से करंट हाई हो गया, फिर अचानक से ये डिके किया, उसके बाद फिर से 0 हो गया, ठीक है। तो स्विच ऑन होता है तो इस सोर्स इंडक्टर क्या होता है, एनर्जाइज्ड होता है, और जब स्विच ऑफ होता है तो जो एनर्जी स्टोर करके रखा है एल, वो क्या करता है, लोड को वापस करता है, यही काम हो रहा है। स्विच ऑन करते हैं तो लोड एनर्जाइज्ड होता है, सॉरी इंडक्टर एनर्जाइज्ड होता है, और स्विच को ऑफ करते हैं तो ये एनर्जी जो स्टोर करके रखा है इंडक्टर, वो क्या करता है, लोड को वापस करता है, ठीक है। ये चॉपर का मेन सर्किट है, स्टेप अप चॉपर का। तो अगर इसको देखेंगे टोटल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग टी ऑन एंड टी ऑफ इन इंडक्टर एल, तो ये क्या होगा, एनर्जी इनपुट कितना है, VL, वोल्टेज अक्रॉस द एल इंडक्टर इंटू एवरेज करेंट अक्रॉस एल इंटू टोटल टाइम टी। तो टोटल टाइम टी ऑन में कितना हो रहा है, एवरेज करंट के I1 प्लस I2 बाई 2, देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 बाई 2, और Vs है हमारा वोल्टेज, आपको पता है इंडक्टर के अक्रॉस देखिए ऑन रहेगा ये, तो इसके अक्रॉस VL क्या होगा, VL विल बी इक्वल टू Vs, VL विल बी इक्वल टू Vs। देखिए इस KVL लॉ लगाइए सर्किट में, है ना, VL विल बी इक्वल टू Vs। सो यहां मैंने लिख दिया। नाउ व्हाट इज द V आउटपुट, V आउट मतलब लोड के पास एनर्जी कितना गया है, ये तो इन किया ना, मैंने आपको बताया ना कि जब स्विच को ऑन करते हैं तो लोड इंडक्टर क्या करता है, सोर्स Vs से एनर्जी ले लेता है, और जब इसको ऑफ करते हैं तो ये जो इतना एनर्जी लिया है ये वापस क्या करता है, इस लोड को वापस कर देता है, ठीक है। तो V आउटपुट क्या होगा, V आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड, सॉरी L इंटू एवरेज करेंट इंटू टी ऑफ टाइम में हो रहा है ना, ये टाइम क्या है, टी ऑफ टाइम है, टी ऑफ टाइम में स्विच को हम ऑफ कर रहे हैं, तो ऑफ कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, लोड को एनर्जी दे रहा है इसी समय में ना, तो इस चीज को यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब VL को आपको मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है V0 क्या है, VL प्लस Vs है, तो VL क्या होगा, V0 माइनस Vs होगा, जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, जिस चीज को मैंने यहाँ लिखा है। अब इसी को आप देखो, फॉर अ लॉसलेस कंडीशन, मान लीजिए कि लॉस कुछ भी नहीं है, ऐसा होता नहीं है, पर मान लीजिए फॉर अ लॉसलेस कंडीशन, ठीक है,
ये दोनों इक्वल होगा। अब इसी को आप सिंप्लीफाई करते जाइए, देखिए सिंप्लीफाई कीजिए फिर यहां से, तो लास्ट में क्या होगा, V0 को आएगा वैल्यू Vs/1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू हमेशा आपको पता है, हमेशा अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहता है। दैट्स वाई V0 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन Vs एट एनी कंडीशन। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्टेप ऑफ चॉपर। मतलब ऐसा लग रहा है ये कि मैं वोल्टेज को बढ़ा दे रहा हूं, आउटपुट वोल्टेज में रियल में, और आउटपुट वोल्टेज मेरा इनपुट वोल्टेज से ज्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर? ये हमारा स्टेप अप चॉपर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर एक चीज आप ध्यान रखिए, स्टेप अप चॉपर नाम का कोई चॉपर नहीं होता है। स्टेप अप चॉपर एक क्या है, हमेशा स्टेप अप चॉपर जहां रहेगा वो स्टेप डाउन चॉपर के साथ रहेगा। ये सर्किट इंडिविजुअल काम नहीं करता है, क्योंकि मैंने बताया ना, ये क्या होता है, मोटर होता है, सॉरी ये होता है मोटर, हाँ ये होता है मोटर और ये होता है सोर्स मेरा। रियल में अगर देखोगे सर्किट तो ऐसा रहता है। एक एक्सटर्नल इंडक्टर लगा हुआ रहता है, स्विच रहता है, और एक डायोड रहता है, और ये सोर्स रहता है। ठीक है, रियल में ये ऐसा सिनारियो रहता है। तो क्या है, ब्रेकिंग है ना, अभी लोड, हम देखिए मैंने पहले बताया कि ये सर्किट इंडिविजुअली नहीं रहेगा कहीं भी, ये जहां भी रहेगा दूसरे सर्किट के साथ रहेगा। इसका मतलब सिर्फ ब्रेकिंग है, मतलब ये ब्रेकिंग, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग सर्किट है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ब्रेकिंग कब लगेगा, जब उस मोटरिंग मोड रहेगा तभी ना। पहले तो मोटर को घुमाओगे आप, फॉरवर्ड मूवमेंट करोगे तभी ना ब्रेकिंग लगाओगे। ऐसा तो नहीं कि मोटर में मूवमेंट करवाओगे नहीं आप ब्रेकिंग लगा दोगे, ऐसा तो होगा नहीं ना। इसीलिए मैं बोला ना कि ये रियल में क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल का रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है, ब्रेकिंग सर्किट है। इससे हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग को लगाते हैं मोटर में। इसीलिए जब मोटर मोटरिंग मोड में रहेगा तो कोई दूसरा सर्किट ऑन होगा और ये मोटर को एनर्जाइज करेगा। और जब मुझे मोटर में ब्रेकिंग लगाना है, मतलब ब्रेक लगाना है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग लगाना है, मैकेनिकल ब्रेकिंग भी रहता है, पर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग लगाना है, उस केस में क्या करते हैं हम, इस सर्किट को इनिशिएट कर देता है। ऑपरेटर बैठा रहता है, वो सिर्फ क्या करेगा, इस सर्किट को इनिशिएट कर देता है। अब इस सर्किट को इनिशिएट करने से क्या होगा, ये मेरा बैक ईएमएफ हो गया मोटर का। ठीक है, आपको पता है मोटर बैक ईएमएफ देता है। सो ये एक किस तरह का सर्किट हो गया, RLE सर्किट हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, अब मोटर में जब मान लीजिए सप्लाई देना बंद कर दोगे तो मोटर के पास क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा, उसका मोमेंटम। ठीक है, प्लस क्या रहेगा, मोटर के अंदर में आपका बैक ईएमएफ रहेगा। अगर मोटर का स्पीड है, मोटर अगर मूव कर रहा है तो उसके अंदर बैक ईएमएफ भी बनेगा ना। तो अब इसको करना क्या है, इसी एनर्जी को अगर हम बर्बाद करने से, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी को सोर्स को दे दे रहे हैं। इसी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोला जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये बन गया मेरा, ये जो है वो बन गया मेरा Vs, मतलब एक्चुअली इट इज अ लोड, एंड देन आई हैव अ इंडक्टर। मैं अपने पास एक इंडक्टर रखा हूं, एक्सटर्नल इंडक्टर। वो क्या कर रहा है, इसको एक्सटर्नल भी हो सकता है, ये बोले ना L इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल L, इसका इंटरनल L प्लस एक्सटर्नल L। L को एक्सटर्नल इसलिए रखते हैं ना ताकि ये जो एनर्जाइजिंग, जो L क्या कर रहा है, एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो अच्छा तरीके से स्टोर, क्योंकि जितना अच्छा से स्टोर करेगा उतना ही हम क्या करेंगे, एनर्जी वापस सोर्स को दे सकेंगे। तो अगर मान लीजिए एक्सटर्नल इंडक्टर नहीं लगाओगे तो क्या होगा ना कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग एफिशिएंट नहीं हो पाएगा, ये L तुरंत सैचुरेट हो जाएगा। ये जो L है ना, इसके अंदर वो तुरंत सैचुरेट हो जाएगा। अब उतना ही एनर्जी वो स्टोर कर सकता है ना। फिर क्या होगा, जब स्विच को ऑफ करेंगे तो उतना ही एनर्जी सोर्स को देगा। तो इसीलिए हम ज्यादा एनर्जी ब्रेकिंग में हम करना क्या चाहते हैं, मोटर का जो एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम क्या करना चाहते हैं, सोर्स को देना चाहते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूं, एक एक्सटर्नल इंडक्टर यहां लगा के रखता हूं ताकि ये एनर्जी इसको दे, और फिर जब इसको ऑफ करें हम तो ये एनर्जी इसको वापस दे दे। इसी को रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोला गया है। ठीक है, होपफुली ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेप अप चॉपर। ठीक है, स्टेप अप चॉपर जिसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ अ मोटर भी बोला जाता है। ठीक है,
ये हमारा एक्सप्रेशन है जिससे प्रूव होता है कि आउटपुट वोल्टेज मेरा Vs से कैसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी का बात करते हैं कि चॉपर में कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी क्या रहता है। इसको आप एक बार थोड़ा सा इसको अच्छा सा देख लीजिए सर्किट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी का बात करते हैं। नाउ कंट्रोलिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हम जो स्विचेस को कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, किस किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब स्विचेस को कंट्रोल करने का मतलब है कि स्विच को ऑन और ऑफ करना। ठीक है, वो कैसे कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्विच तरीका तो आपको पता है ऑन करने का। स्विचिंग तरीका आपका ट्रिगरिंग सर्किट होता है और ऑफ करने के लिए हम कम्यूटेशन प्रोसेस यूज करते हैं। कम्यूटेशन प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, आपका लोड कम्यूटेशन, फोर्स कम्यूटेशन, कुछ भी हो सकता है। पर बेसिकली स्ट्रेटेजी क्या है, तो स्ट्रेटेजी में दो स्ट्रेटेजी आता है। एक टाइम रेशियो कंट्रोल, इसको TRC भी बोला जाता है। ये काफी फेमस नेम है ये सब। ठीक है, TRC कंट्रोल। एक होता है करंट लिमिट कंट्रोल। ठीक है, सो इसका करंट लिमिट कंट्रोल का हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका उतना उसका एप्लीकेशन है नहीं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग टाइम रेशियो कंट्रोल नॉर्मली इंडस्ट्रीज में होता है TRC कंट्रोल। इसमें मेरा एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम है। सो देखिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्कीम, जिसे हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम PWM स्कीम भी बोलते हैं, जहां पे टी-ऑन को वेरी कर रहे हैं, टी को फिक्स रख रहे हैं। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी फिक्स है मेरा, केवल ऑन टाइम को हम रेगुलेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिस्टम, जिसको FMS भी बोलते हैं, FMS सिस्टम बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम, जहां पे मैं टी-ऑन को फिक्स रखता हूं और टी को वेरी करता हूं, मतलब फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ही मेथड यूज होता है, पर नॉर्मली हम लोग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मेथड यूज करते हैं, दैट इज अ पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम। क्यों करते हैं इसको भी मैं समझा दूंगा, पहले फिलहाल समझिए कि ये दोनों है क्या। सो देखो ये क्या है मेरा, ये मेरा है कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी स्कीम है, ये है पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम, ये है FMS। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कर तीन तरह का कंडीशन लिया हूं मैं, मतलब 3 तरह का केसेस लिया हूं। तीनों केसेस में टी फिक्स है मेरा, केवल हम टी-ऑन को चेंज कर रहे हैं। तो टी-ऑन को चेंज करेंगे तो अल्फा चेंज हो जाएगा। मेरे को अल्टीमेट मेरा मकसद क्या है, अल्फा को चेंज करना है ना, ड्यूटी साइकिल को चेंज करना है। सो ड्यूटी साइकिल को चेंज करने के लिए यहां लिखा हूं मैं भी, ड्यूटी साइकिल को चेंज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है V0 क्या है, अल्फा इंटू VS है ना, या फिर V0 क्या है, VS बाई 1 माइनस अल्फा। ये 2 चीज आता है ना, स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्टेप अप, ये दोनों चीज रहता है। तो अल्फा को चेंज करना है तभी आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा मेरा। तो अल्फा कैसे चेंज होगा, अल्फा कैन बी चेंज बाय आइदर अल्फा इक्वल टू क्या है, टी-ऑन बाई टी। तो या तो टी-ऑन को चेंज करिए या तो टी को चेंज कीजिए, पर एक को फिक्स रखिए ताकि अच्छा रहे। दोनों को चेंज करोगे तो भी होगा, बट क्या है कि और डिफिकल्ट हो जाएगा कंट्रोलिंग। बेहतर क्या हम लोग कंट्रोलिंग ऐसा करते हैं ताकि इजी हो ना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं बनाना है ना। तो दोनों को रेगुलेट चेंज करोगे तो अल्फा चेंज होगा, बट क्या होगा उसमें ज्यादा आपका हेडेक रहेगा, ज्यादा कंट्रोलिंग डिफिकल्टी होगा कंट्रोलिंग करने में। इसीलिए हम एक को ही चेंज करते हैं, दूसरे को फिक्स रख के। तो अगर टी-ऑन को चेंज कर रहे हैं टी को फिक्स करके, तो मेरा हो जाएगा FMS सिस्टम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्कीम। इसमें देखिए 3 अल्फा का वैल्यू है, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, जिसमें अल्फा 3 की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि टी-ऑन का टाइम ज्यादा है, टी तो मेरा फिक्स है ना। इसीलिए देखिए आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। अल्फा कम है, अल्फा 1 कम है तो V0, सॉरी अल्फा 2 कम है, सबसे कम देखिए अल्फा 2 है ना। टी-ऑन सबसे कम किस में है, इस केस में है ना। देखो टी मेरा फिक्स है तीनों में,
तो आउटपुट वोल्टेज भी उस हिसाब से होगा। सबसे ज्यादा अल्फा 3 का केस में, सबसे कम अल्फा 2 का केस में। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी विथ मॉड्यूलेशन स्कीम, जहां पे टी फिक्स है मेरा और टी ऑन को चेंज कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली टी ऑन चेंज करेंगे तो टी ऑफ भी चेंज होगा। ठीक है, और ये मेरा एफएमएस सिस्टम है। एफएमएस सिस्टम में क्या है, देखिए मेरा टी ऑन फिक्स है, देखो तीनों में टी ऑन सेम है, इधर भी देखो सब में टी ऑन सेम है ड्यूरेशन, केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, चॉपिंग फ्रीक्वेंसी। सो टी मतलब टी एफ इज इक्वल टू 1/t, तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 1/t हो गया। तो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो देखो सेम आएगा, 3 कंडीशंस, आउटपुट वोल्टेज विल बी रेगुलेटेड, इसमें टी फिक्स्ड है, टी ऑन फिक्स है, टी वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ये दोनों ही सिस्टम यूज होता है, पर इसका एडवांटेज इस पे ज्यादा है। इसका एडवांटेज क्या क्या है, देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि टी अगर फिक्स नहीं है मेरा, तो मेरे को फिल्टर सर्किट बहुत मुश्किल होगा बनाना, क्योंकि फिल्टर सर्किट जब भी मैं बनाता हूं, है ना, फिल्टर सर्किट बनेगा ना, क्योंकि प्योर डीसी नहीं है ये, तो फिल्टर सर्किट तो मुझे लगाना होगा, डीसी फिल्टर सर्किट, है ना। तो डीसी फिल्टर सर्किट बेसिकली लोड से पहले लगता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट जहां लगाएंगे हम, तो उसको पहले डिजाइन करना होगा, उसमें जो भी सी फिल्टर सर्किट, एलसी फिल्टर सर्किट जो भी यूज हो रहा है, उसकी एल और सी को कैलकुलेट करनी होगी या सी को कैलकुलेट करना होगा। तो सी को कैलकुलेट करेंगे हम, और मेरा टी फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, सी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कभी फिल्टर सर्किट काम करेगा, कभी नहीं काम करेगा। इसीलिए डिफिकल्ट होता है, क्योंकि रेंज मेरा टी का बहुत ज्यादा है। इसमें क्या है, टी का रेंज कम है, मेरा टी ऑन को ही चेंज कर रहे हैं हम। इस वजह से क्या होता है कि फिल्टर सर्किट डिजाइन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इंटरफेरेंस का। ठीक है, चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, तो आसपास अगर सर्किट के आसपास कोई दूसरा केबल जा रहा है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच कर गई तो इंटरफेरेंस होगा। और यही वजह है ना कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन स्कीम एफएमएस के कंपैरिजन में ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट दिस चॉपिंग प्रिंसिपल्स एंड बेसिक सर्किट मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्लास से मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा फॉरवर्ड मोटरिंग with braking and reverse motoring with braking. That is a classification of chopper, class A, class B, class C, class C and class D. Sorry, class A, B, C, D and E chopper, जो हम आपको उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट विद ब्रेकिंग, रिवर्स मूवमेंट विद ब्रेकिंग को मैं सिखाऊंगा। ठीक है, और यही 2 सर्किट रहेगा, स्टेप अप चॉपर एंड स्टेप डाउन चॉपर। यही दोनों सर्किट को मैं अब क्या करूंगा, मिक्स कर दूंगा। मिक्स करके मैं एक नया सर्किट बनाऊंगा, जिससे मैं मूवमेंट्स को आपको बताऊंगा कि कैसे मूवमेंट्स रियल में होता है मोटर का। ठीक है, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग।